जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं चैप्टर 3 के एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पूछता है द टर्म क्विड प्रो को मीन्स। अच्छा, इसमें जहन में रखिए ये टर्म आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में यूज नहीं हुई, लेकिन रिसेंट टाइम में उसने ये टर्म पूछी है। तो क्विड का मतलब है कोई चीज, समथिंग, और को जो है ये भी बेसिकली क्विड की ही एक फॉर्म है। ये बेसिकली इंग्लिश का वर्ड नहीं, प्रोबेबली लैटिन का वर्ड है या किसी और लैंग्वेज का है। तो इसमें क्विड और को का मतलब है समथिंग, और प्रो मीन्स फार। तो क्विड प्रो को का मतलब हुआ समथिंग फॉर समथिंग। यानी ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल होता है कि जब आप कोई चीज पर एग्री करते हैं प्रोवाइड करने को, तो बदले में भी कोई ना कोई चीज आपको मिलनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए। ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये क्विड प्रो को का रूल है। तो इसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न। बी सी डी ऑप्शन में कह रहा है समथिंग इंपॉर्टेंट नहीं, समथिंग ऑफ वैल्यू नहीं, समथिंग रेलिवेंट भी नहीं। तो 1 में जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो क्विड प्रो को का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, जो कि कंसिडरेशन की तरफ इशारा कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना लाजमी है। क्वेश्चन 2, एनी लॉफुल एक्ट विल कंस्टिट्यूट कंसिडरेशन इफ इट इज डन। हर लॉफुल एक्ट उसे कंसिडरेशन समझा जाएगा अगर वो किया जाता है एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसी। नहीं, हमने ये स्टडी किया है कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट डिजायर ऑफ प्रोमिजर। तो ये प्रोमिजर की डिजायर पे कंसिडरेशन उसे मिलनी चाहिए। हाँ, कंसिडरेशन प्रोवाइड कौन करेगा, ये प्रोमिजी या प्रोमिजी के बिहाफ पे कोई भी पर्सन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन ये एट डिजायर ऑफ प्रोमिजर ही प्रोवाइड करनी चाहिए। वॉलंटरी अगर आप कोई कंसिडरेशन प्रोवाइड करते हैं किसी को या डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी, वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं होती। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगी सेकंड में वो है सी, कि कंसिडरेशन मूव होनी चाहिए एट डिजायर ऑफ प्रोमिजर। सी ऑप्शन हमारी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कंसिडरेशन इन ऑर्डर टू बी लीगली वैलिड। कौन सी कंसिडरेशन लीगली वैलिड होगी? मस्ट बी एडिक्वेट। उसे एडिक्वेट होना लाजमी है? नहीं, कंसिडरेशन को एडिक्वेट होना लाजमी। कंसिडरेशन होना जरूरी है, लेकिन कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन भी लीगली एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे मस्ट बी एडिक्वेट गलत है, नीड नॉट बी एडिक्वेट ये करेक्ट है। कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना लाजमी नहीं है। ये कह रहा है मस्ट बी इक्वल इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ये भी बेसिकली एडिक्वेट ही को दूसरे अल्फाज में बता रहा है। और मस्ट बी इनइक्वल टू प्रॉमिस, इनइक्वल होना भी लाजमी नहीं है, बल्कि मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल। तो जो करेक्ट वर्डिंग है वो बी है, नीड नॉट बी एडिक्वेट। उसका एडिक्वेट या इक्वल होना जरूरी नहीं है। तो थर्ड में करेक्ट ऑप्शन हुई डी, सॉरी बी। थर्ड में करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड इफ इट फुलफिल्स फॉलोइंग कंडीशंस। वो हमने कंडीशन पढ़ी है कि किन केसेस किन कंडीशन में एग्रीमेंट जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से किया जाता है वो वैलिड होगा। हमने स्टडी किया था कि वो रिटन होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द लॉ, एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग ये भी वैलिड है, करेक्ट है। रजिस्टर्ड अंडर द लॉ ये भी वैलिड है, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन टू ईच अदर, वो ऐसी पार्टीज के दरमियान में होना चाहिए जिनका आपस में क्लोज रिलेशनशिप है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है वो ना ए होगी ना बी होगी ना सी, बल्कि डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, इसको सेलेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 5, कंसिडरेशन विच इज मूव साइमल्टेनियसली विद द प्रॉमिस इज नोन एज। हमने पढ़ा था कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। तो जो साइमल्टेनियसली मूव करती है वो हमारी प्रेजेंट कंसिडरेशन होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट। पास्ट ऑप्शन या फ्यूचर या इंस्टेंट कंसिडरेशन जो है वो गलत ऑप्शन है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए प्रेजेंट कंसिडरेशन। जो साइमल्टेनियसली मूव होती है वो हमारी ए ऑप्शन है, प्रेजेंट कंडीशन। 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, यहाँ पे नोट कीजिए हमने ट्रू स्टेटमेंट ढूंढनी है, फॉल्स नहीं। समटाइम वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, समटाइम कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपने इस चीज को ध्यान से ज़हन में रखना है स्टेटमेंट पढ़ने से पहले कि आप गलत स्टेटमेंट ढूंढ रहे हैं कि सही वाली स्टेटमेंट। तो हमने सही वाली स्टेटमेंट ढूंढनी है इसमें से। ए, कंसिडरेशन मस्ट ऑलवेज बी गिवन बाय प्रोमिसी। क्या कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसी को देना लाजमी है? नहीं, प्रोमिसी की बजाय कोई थर्ड पर्सन उसके बिहाफ पे भी
कंसीडरेशन मूव कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। बी, कंसीडरेशन मस्ट बी गिवन बाय थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोमिसी। कंसीडरेशन मस्ट का मतलब होता है लाजमी, कंसीडरेशन लाजमी तौर पे थर्ड पार्टी को प्रोवाइड करनी चाहिए प्रोमिसी के बिहाफ पे। ये भी गलत है, क्योंकि थर्ड पार्टी मे प्रोवाइड और मे नॉट प्रोवाइड, यानी प्रोमिसी भी दे सकता है, थर्ड पार्टी भी दे सकता है। अगर किसी एक के साथ भी मस्ट लगा दे तो इसका मतलब है आपने दूसरी ऑप्शन को रूल आउट कर दिया, तो ये भी गलत है, क्योंकि थर्ड पार्टी के अलावा जो प्रोमिसी है वो भी कंसीडरेशन प्रोवाइड कर सकता है। सी, कंसीडरेशन मस्ट बी गिवन बाय द एजेंट ऑफ प्रोमिसी। कंसीडरेशन प्रोमिसी के एजेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए, गलत। डी, कंसीडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ। ये डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि कंसीडरेशन प्रोमिसी या उसके बिहाफ पे कोई भी पर्सन प्रोवाइड कर सकता है। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हमने ट्रू स्टेटमेंट इसमें से भी ढूंढनी है, इसमें से भी नोट कीजिए कि हमें ट्रू स्टेटमेंट ढूंढने के लिए कहा गया है। इसका मतलब है जो गलत स्टेटमेंट होगी उनको हम छोड़ देंगे, ट्रू को सेलेक्ट कर लेंगे। ए में कह रहा है एक्ट डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी विल फॉर्म कंसीडरेशन फॉर द प्रोमिसर, यानी जो थर्ड पार्टी की रिक्वेस्ट पे एक्ट किया गया है वो कंसीडरेशन नहीं होगा, वो तो हमने स्टडी किया है। कंसीडरेशन जो है वो तो प्रोमिसर के रिक्वेस्ट पे, प्रोमिसर की डिमांड पे मूव करनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ए, जो थर्ड पार्टी की रिक्वेस्ट पे कंसीडरेशन प्रोवाइड की जाएगी वो वैलिड कंसीडरेशन नहीं है, जब तक प्रोमिसर नहीं कहेगा प्रोमिसर की नीड या रिक्वेस्ट डिमांड की बेस पे, तब तक वो वैलिड कंसीडरेशन नहीं होगी। बी, एक्ट डन बाय प्रोमिसी वॉलंटरली कंस्टिट्यूट कंसीडरेशन फॉर द प्रोमिसर। नहीं, वॉलंटरी एक्ट जो है वो भी वैलिड कंसीडरेशन नहीं होगा। सी, एक्ट डन बाय थर्ड पार्टी विल कंस्टिट्यूट कंसीडरेशन। एक्ट जो थर्ड पार्टी ने किए हैं वो क्या कंसीडरेशन होंगे, ये भी गलत स्टेटमेंट है। डी, एक्ट डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिसर विल कंस्टिट्यूट कंसीडरेशन फॉर द प्रोमिसी। हाँ जी, जो रिक्वेस्ट प्रोमिसर की रिक्वेस्ट पे प्रोवाइड किए जाएंगे वही वैलिड कंसीडरेशन होगी, वरना कोई दूसरी वैलिड कंसीडरेशन नहीं होगी। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी हमारे। ये जो क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 7 है ये बेसिकली 2 से मिलता जुलता है, 2 में भी सिमिलर कंसेप्ट पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन। जो एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन होता है वो वाइड है, ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है, लेकिन चूंकि हमें एक्सेप्शन की तरफ नहीं लेके गया, एक्सेप्शन का जिक्र उसने स्टेटमेंट में नहीं किया, इसलिए हम भी जनरल रूल ही बताएंगे कि एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन जो होते हैं वो वाइड है। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट को हमने ढूंढना है इन 4 स्टेटमेंट में से। ए, फ्यूचर कंसीडरेशन और एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन इज वन एंड द सेम। हाँ, ये ठीक है। आपको याद होगा हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी स्टडी किया था कि एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड में फर्क क्या है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो कि अभी उसके ऊपर एक्शन होना बाकी है, यानी वो फ्यूचर में एक्शन उसके ऊपर होगा, वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। बाकी बी सी डी भी स्टडी कर लेते हैं वो क्यों गलत है। पास्ट कंसीडरेशन इज नॉट गुड एज प्रेजेंट कंसीडरेशन, गलत। कंसीडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है, सारे इक्वली गुड है। सी, ए प्रॉमिस टू एक्सेप्ट लेसर फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस रिक्वायर कंसीडरेशन। अगर आप एक कम अमाउंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपने किसी से ज्यादा पैसे लेने थे, कम अमाउंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसके लिए कंसीडरेशन जरूरी है? नहीं, इसके लिए कंसीडरेशन जरूरी नहीं। ये कंसेप्ट वैसे आगे चल के हमने परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का जब टॉपिक आएगा, एक टॉपिक में स्टडी करना है डिटेल में। सी, डी, कंसीडरेशन इफेक्ट्स वैलिडिटी ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट। नहीं, अगर कंसीडरेशन कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में नहीं भी प्रोवाइड की गई, स्टिल ये कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं करेगी। हमने पढ़ा है कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन भी वैलिड होता है। क्वेश्चन 10, Akram makes an agreement for buying raw material from Bilal on 1st January. The raw material is to be supplied by Bilal on 20th January and payment is to be made by Akram on 15 मार्च। यानी 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और गुड सप्लाई होगी 20 को, पेमेंट होगी 15 मार्च को, दोनों यानी फ्यूचर डेट में होंगी। व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट का लीगल स्टेटस क्या है। ए, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड एज कंसीडरेशन हैज नॉट बीन सप्लाइड।
नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर अभी कंसीडरेशन सप्लाई नहीं भी की गई, फ्यूचर में सप्लाई करेंगे, वो वैलिड कंसीडरेशन होती है, एक्सेप्टेबल होती है। हमने स्टडी किया कंसीडरेशन प्रेजेंट भी हो सकती है, पास्ट भी, फ्यूचर भी। बी, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एज कंसीडरेशन इज प्रेजेंट कंसीडरेशन। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है लेकिन ये प्रेजेंट कंसीडरेशन नहीं है, ये तो फ्यूचर कंसीडरेशन है, इसलिए ये ऑप्शन बी गलत। आधी सही ऑप्शन, आधी गलत है। सी, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड बिकॉज पास्ट कंसीडरेशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। अव्वल तो इसमें कोई पास्ट कंसीडरेशन है ही नहीं, और दूसरा अगर पास्ट कंसीडरेशन होती भी तो वो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ होती है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ नहीं होती। पास्ट कंसीडरेशन को लॉ रिकॉग्नाइज करता है। डी, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एज कंसीडरेशन इज फ्यूचर कंसीडरेशन। हाँ, ये दोनों बातें ठीक कर रहा है, ये भी ठीक कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और ये भी कह रहा है कि कंसीडरेशन फ्यूचर की है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई क्वेश्चन 10 में डी। 11, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच कंसीडरेशन इज नॉट वैलिड। हमने वो कंसीडरेशन सेलेक्ट करनी है जो वैलिड नहीं है। पास्ट कंसीडरेशन वैलिड है, प्रेजेंट भी वैलिड है, फ्यूचर कंसीडरेशन भी वैलिड है, इल्यूजरी कंसीडरेशन वैलिड नहीं है। हमने पढ़ा कंसीडरेशन को सर्टन होना चाहिए, तो अगर कंसीडरेशन सर्टन नहीं है, अनसर्टन है, इल्यूजरी है, तो वो वैलिड कंसीडरेशन नहीं। तो उसमें चूंकि हमने नॉट वैलिड को ही ढूंढना था, तो हमारी 11 में डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12, कंसीडरेशन मस्ट बी गिवन एट द डिजायर ऑफ। ये तो हम पहले 2 एमसीक्यूज में कवर कर चुके हैं। कंसीडरेशन एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर मूव होनी चाहिए, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगी हमारी बी। 13, द प्रोमिसर इज बाउंड टू डोनेट मनी। प्रोमिसर अगर वादा कर ले चैरिटी का तो उसके ऊपर लाजमी हो जाता है मनी डोनेट करना। कब? जब जिसको प्रॉमिस किया गया प्रॉमिसी इस प्रॉमिस की बेस पे कुछ लायबिलिटी इनकर कर ले, उस सूरत में तो प्रोमिसर बाउंड है। वरना प्रोमिसर अगर चैरिटी के लिए डोनेट करने के लिए कोई वादा करता है तो चूंकि उसकी कंसीडरेशन नहीं होती इसलिए वो वॉइड है। लेकिन अगर प्रॉमिसी उसके ऊपर कोई एक्शन ले ले, लायबिलिटी इनकर कर ले, उस सूरत में ये वैलिड होगा। तो ए में कह रहा है इफ ही हैज मेड प्रॉमिस टू, जैसे ही उसने प्रॉमिस किया तब बाउंड हुआ, नहीं, गलत। बी, इफ ही हैज चैरिटेबल बेंट ऑफ माइंड, ये बेंट शायद वो इंटेंट ऑफ माइंड लिखना चाह रहा था, बहरहाल चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं, अगर उसकी इंटेंशन चैरिटेबल पर्पस के लिए है तो भी वो लायबल नहीं होता। सी, इफ द प्रोमिसी हैज अंडरटेकिंग सम लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सच प्रॉमिस, अगर प्रोमिसी ने कोई लायबिलिटी अंडरटेक कर ली है इस प्रॉमिस की बेस पे, यस, इस सूरत में ये लायबल होगा कि उसने जितनी लायबिलिटी इनकर की गई है उतनी, या जो अमाउंट उसने वादा किया था, विच एवर इज लेस, उस अमाउंट के लिए लायबल होगा। डी अंडर नन ऑफ द अबव कंडीशन नहीं, वो सी के केस में लायबल है। क्वेश्चन 14, कंसीडरेशन मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। नहीं, इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। कंसीडरेशन उस चीज की होनी चाहिए जो प्रोमिसर ने ऑलरेडी काम नहीं करना। आपको याद होगा वो केस स्टडी डिस्कस करते हुए हमने फायरमैन वाली एग्जांपल ली थी कि फायरमैन अगर घर बुझाता है तो इस चीज के उसे पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर वो कोई एक्स्ट्रा काम करता है जो उसकी ड्यूटी में शामिल नहीं था, जैसे एक्स्ट्रा अपनी जिंदगी पे रिस्क लेते हुए वो जिस मकान में आग लगी है उसके अंदर जाके किसी चीज को बचाता है, निकालता है, तो उस सूरत में चूंकि उसने एक्स्ट्रा काम किया है तो उसके लिए फिर उसे कंसीडरेशन, वो वैलिड कंसीडरेशन होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा काम है जो ऑलरेडी उसकी जिम्मेदारी है, उसने वो काम करना है, उस काम के करने के लिए वो किसी से कंसीडरेशन रिसीव नहीं कर सकता। तो कंसीडरेशन मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। अगर ऑलरेडी बाउंड टू डू है तो वो पुराना जो उसकी जिम्मेदारी थी उसी के मुताबिक उस एक्ट को करेगा, उसके बदले कंसीडरेशन नहीं मांगेगा। क्वेश्चन 15, ए प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट ए पर्सन हु हैज वॉलंटरी डन समथिंग फॉर द प्रोमिसर इज इन्फोर्सेबल। हाँ जी, बिल्कुल, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है। यानी अगर किसी बंदे ने कोई काम वॉलंटरी किया, जैसे फर्ज कीजिए किसी की जान बचाई, कोई डूब रहा था, उसकी समंदर में छलांग लगा के उसकी जान बचाई, तो अब ये चूंकि उसने अपनी मर्जी से वॉलंटरी एक्ट किया, इस चीज पे वो कंसीडरेशन रिसीव करने का हकदार नहीं है। लेकिन अगर दूसरे बंदे ने वादा कर दिया, यहां पे देखिए वो कह रहा है कि प्रॉमिस कर दिया कि आपको कंपनसेट किया जाएगा, तो फिर उस सूरत में वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, इन्फोर्सेबल है। 15 में करेक्ट ऑप्शन ए होगी। 16, कंसीडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी, फिर वही एमसीक्यू आ गया कि कंसीडरेशन जो है वो मूव होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन नहीं, यहां में ये फर्क है,
यहां पे ये नहीं पूछ रहा कंसिडरेशन एट डिजायर ऑफ हुम, किसकी डिजायर पे मूव होगी, यहां पे कह रहा है किसकी तरफ से मूव होगी। कंसिडरेशन मूव होगी एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर, लेकिन किसकी तरफ से होगी, वो प्रोमिसी की तरफ से भी हो सकती है और एनी थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी भी हो सकती है। यहां पे कह रहे हैं मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी, नहीं, प्रोमिसी या अदर पर्सन जो प्रोमिसी के बिहाफ पे होगा उसकी तरफ से भी मूव हो सकती है। बी में कह रहा है मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी आर एनी अदर पर्सन, ये करेक्ट ऑप्शन है कि प्रोमिसी या किसी और पर्सन की तरफ से भी मूव हो सकती है जो कि ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी कंसिडरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। सी मस्ट मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी, नहीं, मस्ट नहीं है। मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसर, नहीं, प्रोमिसर को तो प्रोवाइड करनी है कंसिडरेशन। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारी 16 में वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, इट इज नेसेसरी दैट इन ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या नेसेसरी है, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, बिल्कुल नेसेसरी है। ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल, हाँ जी, दोनों नेसेसरी है, कंसिडरेशन भी और ऑब्जेक्ट भी। और वीडियो लेक्चर के दौरान में मैंने आपको दोनों में फर्क बताया था, तो इसलिए जहन में रखिए कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों का लॉफुल होना जरूरी है। सी बोथ ऑफ दीज मस्ट बी लॉफुल, अब चूंकि दोनों का लॉफुल होना जरूरी है इसलिए हमारी करेक्ट ऑप्शन ना ए है ना बी है, बल्कि सी बोथ वाली ऑप्शन है। एनी वन ऑफ दीज में भी लॉफुल, नहीं, इसका मतलब यह निकल रहा है कि दोनों में से कोई भी एक लॉफुल होनी चाहिए, दूसरी चाहे अनलॉफुल भी हो तो काम चलेगा, नहीं, एनी वन नहीं, बोथ का लॉफुल होना जरूरी है। सी ऑप्शन करेक्ट। 18, एन एग्रीमेंट इज इमोरल इफ, वो एग्रीमेंट इमोरल होगा जो कोर्ट रिगार्ड्स इट इमोरल, पीपल थिंक्स इट, नहीं, कोर्ट का लीगल मैटर्स में कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू अहम होता है, जनरल पब्लिक क्या समझती है सोचती है ये अहम नहीं है। तो कोर्ट अगर इमोरल रिगार्ड करती है उस एग्रीमेंट को हम इमोरल समझेंगे। सी ए ऑप्शन करेक्ट है। पीपल थिंक इट इमोरल, गलत। सोसाइटी डज नॉट रिकॉग्नाइज इट एज मोरल, ये भी गलत। इट इज बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ मोरल, नहीं, ये जेनेरिक स्टेटमेंट्स हैं, करेक्ट ऑप्शन ए है। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अगेन हमने ट्रू स्टेटमेंट ढूंढनी है, फॉल्स को इग्नोर कर देंगे। नो एक्शन इज अलाउड इन इलीगल एग्रीमेंट, बिल्कुल सही बात कर रहा है, आपको याद होगा एक था वाइड एग्रीमेंट और एक होता है इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट में कोई भी एक्शन इवन रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट भी अलाउड नहीं होती, तो ये ठीक है, ए ऑप्शन। बी पार्शियल एक्शन इज अलाउड इन इलीगल एग्रीमेंट, गलत। वन पार्टी ऑफ इलीगल एग्रीमेंट में बी अलाउड टू टेक एक्शन ऑन इट, गलत। कोई भी पार्टी एक्शन नहीं ले सकती। लॉ में अलाउ एक्शन ऑन सच एग्रीमेंट, नहीं, लॉ क्यों इलीगल एग्रीमेंट को कहेगा कि जी इसको इजाजत होनी चाहिए, गलत। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। और इसमें याद रखिएगा दूसरी बात भी कि जो इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं उनके साथ जो कोलैटरल ट्रांजैक्शन होती है वो भी नॉट इन्फोर्सेबल होती है, वो भी वाइड होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20, क्रिमिनल शुड बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, बिल्कुल ठीक है, क्रिमिनल को सजा मिलनी चाहिए। एन एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन इज, एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन क्या है, ये इलीगल एग्रीमेंट है, वाइड एग्रीमेंट है। आपको याद होगा एग्जांपल के जो जिस बंदे की दुकान पे चोरी हुई थी तो चोर ने कहा था मैं आपको सामान वापस कर देता हूं, आप केस वापस ले लीजिए। तो ये एग्रीमेंट जो है फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन ये वाइड होता है, इलीगल है। पहले में वैलिड, वाइड, अनइन्फोर्सेबल, नहीं, डी इलीगल एग्रीमेंट। अनइन्फोर्सेबल आपको याद होगा कि वो बाकी चीजों में तो वैलिड होता है, सिर्फ कुछ टेक्निकल डेफिशिएंसी की वजह से, जैसे उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई गई उस वजह से वो अनइन्फोर्सेबल होता है। ये बेसिकली टेक्निकल रीजन की वजह से नहीं, बल्कि इसका ऑब्जेक्ट ही इलीगल है, अनलॉफुल है, इस वजह से ये वॉइड है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन 20 के केस में डी है, इलीगल एग्रीमेंट। फिर 21, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर दोस्त, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कौन से हैं, विच आर नॉट लाइक्ड बाय पब्लिक, जो पब्लिक को पसंद नहीं, ऐसे नहीं है, जो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को अफेक्ट करते हैं वो होते हैं एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। विच आर अगेंस्ट ए पर्सनल इंटरेस्ट, नहीं, पर्सनल नहीं, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट, किसी के जाती इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, जनरल पब्लिक एट लार्ज की बात हो रही है कि जो उसके इंटरेस्ट के खिलाफ होंगे वो एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होंगे। तो बी भी गलत। सी विच इंजर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज, ये सही है, सी स्टेटमेंट। और डी विच डू नॉट फेवर पब्लिक, नहीं, ये भी गलत है, जेनेरिक स्टेटमेंट बात कर रहा है। तो 21 में जो करेक्ट ऑप्शन हमारी होगी वो होगी सी। फिर चलते हैं 22 की तरफ, एग्रीमेंट वे मेड विद एलियन एनिमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वार इज, अच्छा एग्रीमेंट किया ड्यूरिंग पीरियड ऑफ वार, तो वो एग्रीमेंट
वाइड है वो इन्फोर्सेबल नहीं है। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारी 22 के केस में वो ए ऑप्शन है, वाइड एग्रीमेंट है। 23 ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल इफ इट इज, कब अनलॉफुल होगा? जब पनिशेबल बाय लॉ हो, फॉरबिडन बाय लॉ हो। ए में कह रहे नॉट पनिशेबल बाय, नहीं 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 नहीं, फॉरबिडन या पनिशेबल बाय लॉ जो हो वो होगा अनलॉफुल। फॉरबिडन बाय लॉ यस, नॉट प्रोहिबिटेड बाय स्पेशल लेजिस्लेशन नहीं, गलत, ऑल ऑफ द अबव गलत। तो इसमें जो फॉरबिडन बाय लॉ या पनिशेबल बाय लॉ है वो अनलॉफुल होगा। 23 में करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट 24 विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज वैलिड, हमने इनमें से वैलिड एग्रीमेंट ढूंढना है। इसका मतलब है बाकी के एग्रीमेंट वाइड होंगे, सिर्फ एक एग्रीमेंट वैलिड होगा। ए एग्रीमेंट टू पे मनी फॉर प्रोक्योरिंग वाइफ, ये भी एग्रीमेंट वाइड है। क्यों वाइड है? आपको याद होगा ब्रोकरेज एग्रीमेंट जो होते हैं, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, वो वाइड है, तो इसलिए ए वाइड है, वैलिड नहीं है। बी एग्रीमेंट टू पे मनी इन कंसिडरेशन फॉर ब्रेकिंग ए मैरिज, ब्रेकिंग ए मैरिज जो है ये भी आपको याद होगा, वो मैरिड वुमेन की डिवोर्स वाला जो केस हमने स्टडी किया था, ये भी वाइड है, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता है, वैलिड नहीं है। बी ऑप्शन भी गलत। सी एग्रीमेंट टू प्रोक्योर एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक ऑफिस इन कंसिडरेशन ऑफ मनी, यानी रिश्वत दे के सरकारी महकमे में नौकरी लेना, ये भी एग्रीमेंट वाइड है, वैलिड नहीं है। डी एग्रीमेंट टू अडॉप्ट ए चाइल्ड मेड अंडर पाकिस्तान लॉ, यानी किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करने का जो एग्रीमेंट है अंडर पाकिस्तान लॉ, ये वैलिड है, डी, ये वैलिड। अच्छा, इसको आपने, डी करेक्ट ऑप्शन है हमारी, लेकिन इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने उस एग्रीमेंट से जिसमें पेरेंट्स को महरूम किया जाता है कि वो अपने पेरेंटल राइट को एक्सरसाइज ना करे। इसकी एग्जांपल सुनिए। फर्ज कीजिए मिस्टर ए मिस्टर बी से कहता है कि तुम अपना बच्चा मेरे हवाले कर दो, मुझे दे दो, मैं इसको पालूंगा और तुमने कभी भी इससे नहीं मिलना, मुलाकात नहीं करनी। ये एग्रीमेंट वाइड है, ये पेरेंट्स को उनके राइट से डिप्राइव कर रहा है। लेकिन फर्ज कीजिए कोई बंदा किसी यतीम खाने जाता है फॉर एग्जांपल, और वहां पे कहता है कि जी मुझे कोई बच्चा जो है वो मैं अडॉप्ट करना चाहता हूं, आप हैंड ओवर कर दीजिए। अब वो जो थ्रू एग्रीमेंट ट्रांजैक्शन होगी या बेसिकली जो भी हैंड ओवर किया जाएगा बच्चा, वो अंडर पाकिस्तान लॉ है, उसकी इजाजत है। तो डी में बेसिकली इस तरह के एग्रीमेंट को रेफर कर रहा है। 24 में करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई डी। 25 एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल पर्पस, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिसेस मेड बाय द पार्टीज, ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली जो प्रॉमिस किए जाते हैं वही ऑब्जेक्ट बनता है, ये भी ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी लीगली वैलिड मस्ट कंटेन लॉफुल ऑब्जेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जिसे लीगली वैलिड होना चाहिए उसे लॉफुल ऑब्जेक्ट उसका होना चाहिए, विच इंक्लूड्स, जो कि इंक्लूड करता है क्या चीज, यानी कौन सा ऑब्जेक्ट लॉफुल होगा। इफ इट इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, हाँ जी बिल्कुल, अगर वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है तो वो वैलिड है, लॉफुल ऑब्जेक्ट। इफ इट इज नॉट डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, अगर वो किसी भी लॉ के प्रोविजंस को डिफीट नहीं करा, तोड़ नहीं रहा, नाफरमानी नहीं करा लॉ की, वो भी बिल्कुल लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा। इफ इट इज नॉट फ्रॉडुलेंट, अगर वो फ्रॉडुलेंट नहीं है तो भी लॉफुल होगा। इसका मतलब है ए बी सी तीनों ठीक है। तो जब ए बी सी तीनों ठीक है तो ए को सिलेक्ट करेंगे, बी को या सी को, किसी को भी नहीं, बल्कि किसको सिलेक्ट करेंगे, डी वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट 26 एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल इफ द कोर्ट रिगार्डेड एट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अगेंस्ट अ पब्लिक पॉलिसी, कौन सी चीज है जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, नहीं, ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। बी सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस, ये भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। सी ट्रेडिंग विद एलियन फ्रेंड, एलियन एनिमी नहीं कह रहा, नोट कीजिए, एलियन फ्रेंड कह रहा है। तो एलियन फ्रेंड के साथ, यानी एलियन तो है लेकिन उसके साथ एट वार नहीं है, तो ये इसके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, ये पोस्ट टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है। तो हमारी सी ऑप्शन करेक्ट हुई। डी भी पढ़ लेते हैं, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होते हैं, वैलिड नहीं है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन हुई सी। नेक्स्ट 27 Mr. A in consideration of rupees 1 lakh from Mr. B agrees to publish defamatory material against Mr. Talal, a famous lawyer. तो ये बेसिकली उसको लॉयर की रेपुटेशन को अफेक्ट किया जा रहा है, उसको इंजर किया जा रहा है मिस्टर तलाल को, उसकी गुडविल को, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा,
इन ऑर्डर टू डैमेज हिज गुडविल एंड रेपुटेशन, दिस एग्रीमेंट इज वॉइड, बिल्कुल वॉइड है। क्यों? बिकॉज इट इज फ्रॉडुलेंट। क्या ये फ्रॉडुलेंट है? नहीं। इट इज इमोरल एंड अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, अलग है तो वैसे इमोरल, लेकिन असल में इसकी स्पेसिफिक जो एग्जांपल है वो सी में है, इट इन्वॉल्व्स एन इंजरी टू पर्सन। ये मिस्टर तलाल लायर को इंजरी प्रोवाइड कर। अच्छा, यहाँ पे फिजिकल इंजरी की बात नहीं हो रही। इंजरी जो है आपको बताया था लेक्चर के दौरान में, जान, माल और उसकी रेपुटेशन, इज्जत, इनमें से किसी को भी इंजर करने की, इफेक्ट डैमेज करने की कोशिश की जाएगी तो वो इंजरी में आ जाएगा कि उसे इंजरी प्रोवाइड की, इंजर किया जा रहा है पर्सन को। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हुई सी। इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, नहीं इस वजह से नहीं, स्पेसिफिक एग्जांपल हमारे पास है, स्पेसिफिक केस, इंजरी की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है। 28 मिस्टर टी एग्रीज to buy share at premium in a joint stock company through a broker Mr. S, who has given the false impression to the public that share were useful of being purchased at premium, जिसने जनरल पब्लिक को कहा था कि इस कंपनी के शेयर हाई प्राइस पे खरीद ले, प्रीमियम का मतलब है हाई प्राइस पे। लेटर on he found that broker has sold his own share to him and not purchased any share from the market, बाद में पता चला उसने अपने शेयर ही बेच दिए थे। इसमें दो लफ्ज अहम है इस एमसीक्यू में, एक फॉल्स इंप्रेशन था और दूसरा उसने, ब्रोकर ने बताए बगैर अपने ही शेयर सेल कर दिए। तो इस एग्रीमेंट का स्टेटस चूंकि ये जो है वो फॉल्स इंप्रेशन की बेस पे किया गया, तो ये बेसिकली वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। अब यहाँ पे ABCD में नोट करें, कहीं पे भी वो वाइडेबल का वर्ड यूज नहीं करा, तो फिर हम इसे वाइड की क्लासीफाई में, वाइड के सेक्शन में ले जाएंगे। जाहिर है जो ऑप्शन उसने दिया हमने उन्हीं में से कोई ना कोई सेलेक्ट करनी है। तो वैलिड तो है नहीं है, दिस एग्रीमेंट वैलिड एज इट इज ए बिजनेस ट्रांजैक्शन, गलत। बी, द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन, नहीं कंसेंट बेसिकली कोर्जन के जरिए से नहीं, यानी जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि मिसरिप्रेजेंटेशन के जरिए से, गलत बयानी के जरिए से ली गई है। बहरहाल इसमें भी कंसेंट फ्री नहीं है और ये वाइडेबल है। सी, एग्रीमेंट इज वैलिड बिकॉज इट इज इन द फेवर ऑफ मिस्टर टी, गलत। The agreement is void because it was aimed at cheating the public. Cheating the public को cheat करने के लिए किया गया था, इसलिए ये agreement void है। 29. Mr. P had advanced money to Mrs. D, a married woman, to enable her to obtain divorce from her husband. Agreement opposed to public policy आ गया। Mrs. D agreed that as soon as she gets divorced, she will marry Mr. P. What is the legal status of this agreement? ये opposed to general policy है, void agreement, बल्कि illegal है। कह रहा है this agreement is valid as marriage is lawful, valid नहीं है, this agreement is valid, B भी गलत। This agreement is void because it is a marriage brokerage agreement, हाँ जी ये marriage brokerage agreement है, marriage brokerage agreement में ही किसी से कहा शादी करवाने के लिए पेमेंट की जाती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। डी में कह रहा है दिस एग्रीमेंट इज वाइड ऑन अकाउंट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, नहीं अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, मिसेस डी को कि बी ने डी की मर्जी के मुताबिक है, कोई उसने क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हमें पता चले कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया गया है। तो 29 में करेक्ट ऑप्शन है हमारी सी। फिर इसके बाद 30, ड्यू टू अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट इज, अगर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट क्या है, सिंपल वॉइड एग्रीमेंट, और क्या है, 30 की करेक्ट ऑप्शन होगी हमारी डी। 31, कोलैटरल ट्रांजैक्शन टू एन इलीगल एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट इलीगल है तो उसकी जो कोलैटरल ट्रांजैक्शन है हमें पता है वो भी वॉइड होती हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वैलिड, नॉट टू बी एनफोर्स्ड, नॉट टू बी एनफोर्स्ड, बी ऑप्शन करेक्ट है। 31 में बी ऑप्शन करेक्ट है, नॉट टू बी एनफोर्स्ड। 32, एन एग्रीमेंट बाय एन इडियट, अच्छा इडियट आपके लिए न्यू टर्म होगी। इडियट बेसिकली स्पेसिफिक पर्सन का दूसरा नाम है, यानी ऐसा बंदा जो कि परमानेंटली पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, बाय बर्थ पागल है, वो इंटरवल्स वाला केस नहीं है, वो ऑलवेज पागल ही है वो, तो उसके साथ जो एग्रीमेंट किया जाएगा वो वाइड है। ए में कह रहा वाइडेबल नहीं, इन्फोर्सेबल नहीं, इनवैलिड है, या जो बेहतर टर्म है इनवैलिड भी कह सकते हैं, लेकिन बेहतर टर्म है वाइड एब इनिशियो। इडियट के साथ एग्रीमेंट जो होगा वो स्टार्ट से ही वाइड एब इनिशियो, और वाइड में थोड़ा सा फर्क होता है। वाइड का मतलब ये है कि शायद बाद में हुआ है, लेकिन वाइड एब इनिशियो का मतलब है इनिशियो मींस इनिशियल स्टेज से ही, फ्रॉम वेरी इनिशियल स्टेज, पहले दिन से ही एग्रीमेंट वाइड है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी डी हुई 32। 33,
एन एग्रीमेंट मेड विद ए माइनर इज, अच्छा अब ये भी वही जिस तरह वो पागल बनने वाला केस था, माइनर वाला भी मिलता जुलता केस है। इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो भी वाइड है, और वाइड फ्रॉम वेरी फर्स्ट है, ये नहीं कि पहले वैलिड था बाद में आगे वाइड हुआ। तो वाइड और वाइड एब इनिशियो दोनों ऑप्शन हमारे पास है। बेहतर ऑप्शन जो है वो वाइड एब इनिशियो बी, 33 में बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा अगर आप आई कैप का सोल्यूशन देखें तो उसमें उसने ए ऑप्शन करेक्ट की हुई है इस केस में, लेकिन मेरे ख्याल में चूंकि ये पहले दिन से ही वाइड एब इनिशियो है इसलिए ये बी ऑप्शन सेलेक्ट करनी चाहिए ए की बजाय। अच्छा इसमें बेस्ट आंसर ये होता कि ये वाइड एब इनिशियो है अगेंस्ट माइनर अगर उसने लिखा होता, लेकिन अगर अगेंस्ट माइनर नहीं लिखा उसने कोई बात नहीं, हम भी जो उसकी गिवन ऑप्शन है उनमें से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो कि हमें बी ऑप्शन लग रही है। नेक्स्ट 34, एग्रीमेंट मेड विद ए माइनर फॉर बेसिक नेसेसिटीज इज एग्रीमेंट वैलिड है। अगर आप माइनर को बेसिक नेसेसिटी लग्जरीज की बात नहीं कर रहा, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करने का एग्रीमेंट करते हैं वो वैलिड है, लेकिन शर्त क्या है कि आपने जो पैसे रिकवर करवाने हैं वो माइनर से नहीं बल्कि उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर करवाने हैं। ए में कह रहा है वैलिड, एग्रीमेंट तो है वैलिड वैसे, अगर देखते हैं अगर कोई बेहतर ऑप्शन नजर आई तो हम वो सेलेक्ट कर लेंगे, वरना ए ऑप्शन को सिलेक्ट। वाइडेबल अनइनफोर्सेबल, वाइड कह रहे जनरली वाइड होता है बट मनी इन्वॉल्व्ड इज रिकवरेबल फ्रॉम स्टेट ऑफ माइनर। हाँ जी, लेकिन आप माइनर के स्टेट यानी उसकी प्रॉपर्टी, स्टेट और प्रॉपर्टी एक ही चीज है, उससे रिकवर करवा सकते हैं, तो ये बेस्ट आंसर है। यानी टोटली वैलिड नहीं है, आप सिर्फ उतना को वैलिड है कि आप अपने जो पैसे हैं वो माइनर की स्टेट में से उसकी अगर कोई प्रॉपर्टी है उससे रिकवर करवा सकते हैं, वरना नहीं। तो 34 में करेक्ट ऑप्शन हमारी डी। नेक्स्ट 35, देयर आर सम डिस्क्वालिफिकेशन इंपोज्ड ऑन सर्टेन पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, चूज द इनकरेक्ट वन। अब देखिए पहले ट्रू स्टेटमेंट ढूंढवा रहा था, अब इनकरेक्ट गलत स्टेटमेंट ढूंढवा रहा है, तो हमने बताना है कि कौन सा नॉर्मली जो डिस्क्वालिफिकेशन कुछ लोग डिस्क्वालिफाइड हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, यानी स्टेटमेंट वो दे रहा है कि ये लोग हैं जो डिस्क्वालिफाइड है, तो इनमें से जो डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कन्विक्टेड डिस्क्वालिफाइड है, एलियन एनिमी डिस्क्वालिफाइड है, सॉल्वेंट ये डिस्क्वालिफाइड नहीं है। इनसॉल्वेंट होता तो हम कहते हैं कि इनसॉल्वेंट जो है वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के, लेकिन यहां पे इंसॉल्वेंट नहीं, उसने सॉल्वेंट का वर्ड यूज किया। बाजू का स्टूडेंट जल्दी में चलते चलते सॉल्वेंट को इनसॉल्वेंट पढ़ के आगे चले जाते हैं और कहते हैं सर ये तो इसमें सारे ठीक थे। जैसे एलियन फ्रेंड की टर्म उसने यूज की, जल्दी जल्दी में हो सकता है कोई स्टूडेंट उसको एलियन फ्रेंड की बजाय एलियन एनिमी पढ़े, क्योंकि एलियन के साथ हमेशा हमने एनिमी ही पढ़ा है। तो आपने ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना और उनका एनालिसिस करना है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये बेसिकली इनमें से इनकरेक्ट सी है और वही हमने ढूंढनी थी, इसलिए सी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। 35 में सी ऑप्शन हमारी सेलेक्टेड होगी, करेक्टेड। 36, माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट, बिल्कुल माइनर एजेंट के तौर पे अपॉइंट हो सकता है। क्यों? बिकॉज क्योंकि वो बेसिकली खुद अपने बिहाफ पे थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो प्रिंसिपल का कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना लाजमी है, एजेंट का नहीं। ए क्रिएशन ऑफ एजेंसी डज नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन, गलत। एजेंट मेक्स एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, हाँ ये ऑप्शन ठीक है, एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे एग्रीमेंट करता है। सी, माइनर हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी, माइनर ने एज ऑफ मेजोरिटी अटेन नहीं की, इसलिए नहीं ये भी गलत। एग्रीमेंट मेड बाय माइनर इज वाइड देयरफॉर प्रिंसिपल इज ऑन सेफ साइड, गलत। बी ऑप्शन करेक्ट है, माइनर इसलिए एग्रीमेंट कर सकता है क्योंकि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है। 37, ए पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड, पर्सन को उस वक्त साउंड माइंड कहेंगे, साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड नहीं कह रहा, साउंड माइंड कह रहा है। इफ ही इज मेंटली फिट फॉर मेकिंग डिसीजन, जब वो मेंटली डिसीजन करने के लिए फिट हो, सही ऑप्शन लग रही है, लेकिन सारी पढ़ेंगे, अगर इनमें से कोई मजीद बेहतर इसको सिलेक्ट करेंगे, वरना इसी को कर लेंगे। बी, he is capable of understanding contract and forming rational judgment about it, हाँ ये लग रहा है कि डेफिनेशन से ही अल्फाज उसने उठाए हैं, तो जेनेरिक स्टेटमेंट की बजाय लॉ में जो डेफिनेशन के लीगल वर्ड्स हैं वो ज्यादा बेहतर समझे जाते हैं, इसलिए ए की निस्बत बी जो है वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट होगी। he has been declared as of a sound mind by doctor, नहीं डॉक्टर की तरफ से डिक्लेयर करने से वो लीगली पर्सन ऑफ साउंड माइंड नहीं बन जाता। लॉ ने जो क्राइटेरिया दिया है वो बी है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे तरीके से समझे और देखे कि इसका मेरे ऊपर क्या इफेक्ट होगा।
डी ही कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन ऑब्टेन बेनिफिट, नहीं, तो सही ऑप्शन होगी 37 में बी। नेक्स्ट 38, एन एलियन एनिमी कैन नॉट मेक एग्रीमेंट विद पाकिस्तानी सिटीजन, बिल्कुल, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता है, लॉ मना करता है इसको। ए ही इज नॉट अलाउड टू डू सो बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिज कंट्री, नहीं, उसकी कंट्री में पता नहीं उसकी कंट्री उसको क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, हमें से कोई गर्ज नहीं है, हमारी कंट्री का लॉ मना करता है, तो हम अपनी कंट्री के जब रेफर करेंगे तब उसको सिलेक्ट करेंगे। एग्रीमेंट मेड बाय हिम मे नॉट बी इन हिज इंटरेस्ट, नहीं, इसी से लॉ को कंसर्न नहीं, कोई नहीं है कि एग्रीमेंट किसी के इंटरेस्ट में है कि नहीं, वो तो अपने एसेंशियल्स देखता है। सी ही इज लीगली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मना करता है, एलियन एनिमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। डी एग्रीमेंट मे नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, में इंटरेस्ट को लॉ नहीं देखता, एग्रीमेंट किसी के फायदे में हो या नुकसान में हो, अगर वो लीगली उसकी एसेंशियल्स पूरे हैं तो लॉ उसको इन्फोर्स करवाएगा। 39, ए कन्विक्ट मे बी डिबार्ड फ्रॉम मेकिंग एग्रीमेंट, कन्विक्ट को एग्रीमेंट से रोका जा सकता है फॉर 1 मंथ ओनली, 1 महीने के लिए, फॉर एवर हमेशा के लिए, नहीं, हमने पढ़ा हुआ है कि जब तक वो जेल में है, कन्विक्टेड है, तब तक उसको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जब रिहा हो जाएगा या पैरोल पे आ जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ए बी ऑप्शन करेक्ट। फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, हाँ ये ऑप्शन ठीक है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसे रोका जा सकता है, और वो पीरियड ऑफ टाइम क्या है, जब तक वो जेल में है, सी ऑप्शन करेक्ट है। डी क्या है, व्हेन ही वाज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, जब उसने ऑफेंस वो कन्विक्ट किया गया था, उसे अदालत ने सजा सुनाई थी जुर्म में, तब भी बिल्कुल तब से भी उसको रोका जा सकता है, तो सी और डी दोनों ठीक है, यानी डी बता रहा है कि कब उसे रोका जाएगा और सी बता रहा है कितने अरसे के लिए रोका जाएगा, सी और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। मेरे ख्याल में सी और डी में से दोनों में से जो भी सिलेक्ट करेंगे वो ठीक होगा, लेकिन अगर आप आई कैप का जैसी सोल्यूशन देखें तो उसने डी ऑप्शन को करेक्ट किया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में सी ऑप्शन भी करेक्ट है कि वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए डिस्क्वालीफाई होता है जब तक वो जेल में। 40, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पर्सन इज इफेक्टेड बाय, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी इफेक्ट होती है ए बाय हिज एज, हाँ जी बिल्कुल, अगर वो 18 साल से कम साल का है तो फिर कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी उसमें नहीं है। हिज साउंडनेस ऑफ माइंड, ये भी ठीक है, अगर वो साउंड माइंड का है तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अनसाउंड माइंड का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बाय लॉ टू विच ही सब्जेक्ट, हाँ जी कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जिनमें पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हो, तो तीनों ऑप्शन ठीक, जब तीनों ऑप्शन ठीक हो तो हम ना ए ना पहली ना दूसरी ना तीसरी कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते, बल्कि डी बाय ऑल द अबव फैक्टर्स ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट ढूंढनी है, फॉल्स नहीं ढूंढनी। क्वेश्चन नंबर 41 है, ए कॉर्पोरेशन और कंपनी कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल कंपनी लॉ में हमने पढ़ा है कि चूंकि कंपनी का अलग सेपरेट लीगल स्टेटस होता है इसलिए वो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ए ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन बाकी स्टडी कर लेते हैं उनमें क्या गलती है। डी फॉरेन एम्बेसडर कैन बी सूड इन बाय पाकिस्तानी सिटीजन फॉर इन्फोर्सिंग राइट्स ऑफ एग्रीमेंट, नहीं, जो फॉरेन एम्बेसडर्स हैं उन्हें इम्यूनिटी हासिल होती है, उन्हें हम पाकिस्तानी सिटीजन सू नहीं कर सकते अनलेस के वो अपने आप को पेश कर दें पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक, वरना नॉर्मली हम उनको सू नहीं कर सकते, तो करेक्ट ऑप्शन यही है। सी मैरिड वुमेन कैन मेक एग्रीमेंट रिगार्डिंग जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, नहीं, अगर कोई एक प्रॉपर्टी जॉइंट है किसी की, वो चाहे बाप और बेटे की हो चाहे वो हस्बैंड एंड वाइफ की हो, जब तक दोनों की मर्जी नहीं होगी, दोनों कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, जॉइंट प्रॉपर्टी में डील नहीं किया जा सकता, तो ये ऑप्शन गलत है। मैरिड वुमेन अकेली जॉइंट प्रॉपर्टी की सेल परचेज का डिसीजन नहीं कर सकती, हस्बैंड की रजामंदी होना लाजमी है अगर वो जॉइंट प्रॉपर्टी है। जॉइंट प्रॉपर्टी का मतलब है एक ही प्रॉपर्टी के दोनों म्यूचुअल ओनर्स। डी लुनेटिक हैज नो कॉन्टेक्चुअल कैपेसिटी एट, याद रखिए लुनेटिक है ये इडियट या स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, लुनेटिक पर्सन वो होता है जो नॉर्मली पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो लेकिन कभी कभी साउंड माइंड का हो जाता है, तो जिस वक्त ये साउंड माइंड का होगा उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये कहना गलत है कि ये एट ऑल किसी भी सूरत में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये कहना गलत है, तो बी सी डी तीनों ऑप्शन गलत, हमारी करेक्ट ऑप्शन हुई ए। नेक्स्ट 42 में कह रहा है ए माइनर बिकम्स लायबल फॉर बेसिक नेसेसिटी सप्लाई टू हिम, बिल्कुल लायबल हो सकता है लेकिन याद रखें उसकी स्टेट, वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ मेजोरिटी, नहीं, जो एग्रीमेंट माइनर की एज में किया वो एग्रीमेंट वाइड है, उसको एज ऑफ मेजोरिटी अचीव करने पे भी इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता,
गलत ऑप्शन। बी आफ्टर माइनर मेक्स प्रॉमिस टू पे फॉर, नहीं, माइनर चाहे प्रॉमिस करे भी पेमेंट करने का, वो लायबल नहीं होगा। सी फ्रॉम हिज पर्सनल प्रॉपर्टी इफ एनी, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड की गई है तो वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से रिकवर करवाई जा सकती है। डी ही इज नॉट लायबल एट ऑल, ही इज नॉट एट ऑल लायबल, नहीं ये गलत है। अगर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड की गई है माइनर को हो या माइनर के अलावा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को भी, बेसिक नेसेसिटीज अगर प्रोवाइड की गई हैं तो उसकी प्रॉपर्टी से वो रिकवरी करवाया जा सकता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रू स्टेटमेंट हमने ढूंढनी है, फॉल्स नहीं ट्रू। ए माइनर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एजेंट, गलत, माइनर को एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है। बी माइनर इज नॉट अलाउड टू प्लीड हिज मिनोरिटी ऑलवेज, नहीं, माइनर हमेशा प्ली ले सकता है कि मैं माइनर हूं, मेरे अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होगा, ये भी गलत। सी एन एग्रीमेंट विद ए माइनर इज वाइड, जनरली ये स्टेटमेंट सही होती है, हालांकि हमें पता है कि कंप्लीट कंसेप्ट है वाइड अगेंस्ट हिम, लेकिन चूंकि उसने गिवन ऑप्शन में से हमने सेलेक्ट करना है, तो अगर हमें कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी नजर आती भी है, लेकिन बाकी की ऑप्शन की निस्बत ये ऑप्शन सबसे बेहतर है, बेस्ट ऑप्शन, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। डी माइनर कैन रेटिफाई वॉइड एग्रीमेंट व्हेन ही बिकम्स मेजर, नहीं, जब माइनर बड़ा हो जाएगा तो भी जो उसने मिनॉरिटी की एज में कॉन्ट्रैक्ट किया है वो इन्फोर्सेबल नहीं है, उसको रेटिफाई भी नहीं किया जा सकता। तो करेक्ट ऑप्शन सी हुई। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है, गलत है? ए, अब देखें हमने फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है, करेक्ट नहीं, इसका मतलब है 3 करेक्ट होंगी, 1 फॉल्स होगी। ए माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर इन ए फर्म, करेक्ट स्टेटमेंट है, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। ही कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन पार्टनर नहीं बन सकता, ए ऑप्शन करेक्ट। बी एजुकेशन लोन टेकन बाय माइनर इज रिकवरेबल फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, हाँ जी बिल्कुल, एजुकेशन चूंकि नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, इसीलिए जो इसके लिए लोन लिया गया है वो माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवर करवाया जा सकता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन याद रखें हमने इसको सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि हम फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढ रहे हैं, करेक्ट नहीं। सी माइनर कैन बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, गलत, माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, तो हमारी गलत ऑप्शन हुई सी, तो स्टेटमेंट के लिहाज से इसी को हमने सिलेक्ट करना है। 44 की करेक्ट ऑप्शन है सी। और फिर एन एग्रीमेंट विद ए माइनर इज वाइड, बिल्कुल सही कह रहे हैं, माइनर के साथ एग्रीमेंट वाइड होता है। नेक्स्ट 45 ए पर्सन इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, वो नॉर्मली किसकी, लुनेटिक पर्सन की बात कर रहा है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? बिल्कुल, जब वो साउंड माइंड का है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? उस पर्सन के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा रहा है, कि वो एट टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साउंड माइंड का था। ए ही में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, करेक्ट, ए 45 में जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। बी ही मे नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट इवन व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, नहीं, जब साउंड माइंड का हो तब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ही कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, नहीं, जब वो साउंड माइंड का हो तब कर सकता है, लॉ इसकी इजाजत देता है। 46 कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर आर, अच्छा यहां पर से एलियन एनिमी को मेंशन करना चाहिए था कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद एलियन एनिमी बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर आर इधर सस्पेंडेड आर टर्मिनेटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर, बिल्कुल ऐसा ही है, या तो सस्पेंड किए जाते हैं या टर्मिनेट किए जाते हैं। ये आपको बताया था, अगर टाइम एसेंस है तो वो टर्मिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, अगर टाइम एसेंस नहीं है तो वो सस्पेंड होते हैं, वार खत्म होगी तो दोबारा रिज्यूम हो जाएंगे वो। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्योंकि इसमें अब हमने फ्यूचर में उसकी परफॉर्मेंस नहीं करनी होगी अगर वो टर्मिनेट होता है तो। वाइडेबल नहीं है, लॉ ऑप्शन नहीं दे रहा कि चाहे तो वैलिड करवा रहे चाहे वाइड करवा ले। वाइड एब इनिशियो नहीं, स्टार्ट में तो वैलिड था, जंग तो बाद में छिड़ी, कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ था तो पहले वैलिड था, इसे वाइड एब इनिशियो कहना गलत है। वाइड एब इनिशियो का मतलब पता है, वाइड फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। तो इसमें जो हमारी करेक्ट ऑप्शन हुई वो ए, कि कॉन्ट्रैक्ट जो डिक्लेरेशन ऑफ वार से पहले किए जाते हैं वो या तो सस्पेंड किए जाएंगे या टर्मिनेट किए जाएंगे ड्यूरिंग पीरियड ऑफ वार। 46 में करेक्ट ऑप्शन हुई ए। और इसके साथ ही हमारे एमसीक्यूज भी एंड हो गए। अल्लाह हाफिज।